हमारा पूरा ध्यान केवल परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्यों और महत्वपूर्ण वर्षों पर होगा, ताकि हर एक मिनट कीमती रहे। है ना? हाँ। और उन पारिभाषिक शब्दावलियों पर भी हम चरण दर चरण बात करेंगे जो सीधे नंबर दिलाती हैं। कोशिश यही रहेगी कि तथ्यों को सिर्फ रटा ना जाए, उनके पीछे के लॉजिक को समझा जाए। तो चलिए फिर इस भूल भुलैया को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत को समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है उसका नक्शा और भौगोलिक सीमाएं। सही। स्रोत सामग्री देखते ही एक बहुत ही आम भ्रम सामने आता है। अक्सर मान लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में मिलने वाले जितने भी प्राचीन कंकाल हैं या जो खुदाई वाले स्थल हैं, वे सब सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हैं। क्या ये इतना सीधा है? जैसे दमदमा, हाँ, दमदमा और महादहा, हाँ। साथ ही प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्थल सिंधु सभ्यता के बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये किस काल के हैं? ये मध्य पाषाण काल के हैं, यानी मेसोलिथिक युग के। एक मिनट रुकिए, मध्य पाषाण काल मतलब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब इंसान ने पूरी तरह से खेती करना या बस्तियां बसाना शुरू भी नहीं किया था। बिल्कुल। वो तो सिर्फ शिकारी था। तो फिर इन जगहों से ऐसा क्या मिला है जो इन्हें परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाता है? यहीं पर तो तथ्य दिलचस्प हो जाते हैं। दमदमा को ही ले लीजिए। यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। अरे वाह, एक साथ 3? हाँ। अब एक ही कब्र में 3 लोगों का होना कोई आम बात तो है नहीं। ये दिखाता है कि शायद उस समय किसी तरह की महामारी आई होगी या फिर उनके पास शवों को दफनाने के लिए कुछ खास सामाजिक मान्यताएं बन रही थीं। और महादाह का क्या? स्रोत सामग्री में महादाह के युग्म शवाधान और गर्त चूल्हों का विशेष रूप से जिक्र है। हाँ, युग्म शवाधान मतलब एक महिला और एक पुरुष को साथ दफनाना। ये तो सीधे तौर पर मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास को दिखाता है ना? पारिवारिक ढांचे को। एकदम सही। और जो गर्त चूल्हे हैं, यानी जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बनाए गए चूल्हे, ये इस बात का पक्का सबूत है कि वे लोग अब खाना पकाने के लिए या सर्दियों से बचने के लिए एक जगह पर टिकने लगे थे। मतलब खाना बदोश जीवन से स्थायी जीवन की तरफ पहला ठोस कदम। बिल्कुल। इसलिए ये स्थल सिंधु सभ्यता से बहुत पहले के हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश के ये मध्य पाषाणकालीन स्थल अलग हैं। लेकिन फिर सिंधु घाटी सभ्यता की असली भौगोलिक सीमाएं क्या थी? अगर नक्शा बनाया जाए तो अंतिम छोर कहाँ होंगे? इसका सटीक डेटा याद रखना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसके सबसे उत्तरी छोर की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित मांडा है। मांडा, ठीक है। दक्षिण में यह सीमा महाराष्ट्र में प्रवर नदी के तट पर दायमाबाद तक जाती है। पूर्व की तरफ बढ़े तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर पर समाप्त होती है। और पश्चिम में? पश्चिम में यह बलूचिस्तान के सूत कांगे डोर तक फैली हुई थी। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है जिस पे बात करना जरूरी है। जम्मू में स्थित मांडा, जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित एक जगह मांडी। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज करता है। मतलब ये तो बिल्कुल 2 एक जैसे पासवर्ड होने जैसा है। एक पासवर्ड मांडा डालने से प्राचीन भारत की उत्तरी सीमा खुलती है और दूसरा पासवर्ड मांडी डालने से सीधे एक स्वर्ण भंडार का दरवाजा खुल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मांडी एक प्रमुख स्वर्ण भंडार स्थल रहा है। परीक्षा हॉल के दबाव में हल्का सा आ और ई का अंतर कितने ही नंबर कटवा सकता है। ये पासवर्ड वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करके परीक्षार्थियों को फंसाया जाता है। और इसी पुरातात्विक संदर्भ में बागपत के सनौली का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं। वहां से जो रथ और मानव कंकाल मिले हैं, उसने तो इतिहास में हलचल ही मचा दी। सनौली की खोज वाकई एक टर्निंग पॉइंट है। अब तक यही माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत शांतिप्रिय थी, जहां युद्ध नहीं होते थे। हाँ, ज्यादातर यही पढ़ा जाता है। लेकिन सनौली से तांबे से जड़े हुए रथों और हथियारों के साथ दफनाए गए योद्धाओं के कंकाल मिले हैं। इससे ये बहस छिड़ गई है कि क्या उस दौर में इस क्षेत्र में एक योद्धा वर्ग मौजूद था। ये पुरानी किताबों को चुनौती देता है, इसलिए बहुत ही संभावित परीक्षा प्रश्न है। तो अब तक ये स्पष्ट है कि भौगोलिक सीमाओं को कैसे पहचानना है, लेकिन जब इंसान एक जगह बस गया तो समाज बना। अब बात करते हैं वैदिक शब्दावली की, जिसने बड़े धार्मिक आंदोलनों की नींव रखी। देखिए, वैदिक काल को समझना सिर्फ मंत्रों को पढ़ना नहीं है,
ये उस समय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझना है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है अघन्या। अघन्या। हाँ, इसका सीधा अर्थ है जिसका वध न किया जा सके, और ये शब्द विशेष रूप से गाय के लिए इस्तेमाल होता था। इसका मतलब उस समय गाय सिर्फ जानवर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। बिल्कुल, और खेती से जुड़े शब्द भी महत्वपूर्ण है। तक्षण का अर्थ बढ़ई होता था। लंगल या शीर शब्द हल के लिए प्रयुक्त होते थे। और खाद के लिए भी कोई शब्द था? हाँ करेश, इसका मतलब गोबर की खाद था, जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी थी, और अनस बैलगाड़ी को कहा जाता था। यहाँ मेरे मन में एक गहरी शंका है। स्रोत सामग्री में एक शब्द है अयस। जब भी अयस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत लोहे की छवि बनती है, जैसे आज हम आयरन ओर कहते हैं। क्या ऋग्वैदिक काल में अयस का मतलब लोहा ही था? ये इतिहास का सबसे बड़ा ट्रैप है। ऋग्वैदिक काल में अयस शब्द का अर्थ तांबा या कांसा था। इसे लोहे के लिए बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं किया जाता था। क्या सच में? लोहे के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान ही नहीं था। लोहे की खोज भारत में बहुत बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। तब उस नए धातु को कृष्ण अयस या श्याम अयस यानी काला तांबा कहा गया। मतलब अगर परीक्षा में सिर्फ अयस लिखा हो तो उसका उत्तर तांबा या कांसा ही होगा। एकदम सही। ये बहुत जरूरी चेतावनी है। अब जब कृषि में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उत्पादन बढ़ा, महाजनपद बने, और इसी राजनीतिक परिवर्तन के साथ वैचारिक लहर भी उठी, बौद्ध और जैन धर्म का उदय। हाँ, और इससे जुड़े तथ्य परीक्षाओं में बार बार आते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। नदी का नाम याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। और उनकी जीवन का एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। और बौद्ध धर्म के संप्रदायों से भी सवाल बनते हैं। हीनयान और महायान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन वज्रयान, थेरवाद और नवयान भी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। हाँ, विशेष रूप से नवयान, जो आधुनिक संदर्भ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़ा है। यह विश्लेषणात्मक प्रश्नों का हिस्सा बन सकता है। और जैन धर्म के तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों का मिलान करने वाले प्रश्न भी तो आते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए। जैसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ, जिन्हें ऋषभ देव भी कहते हैं, उनका प्रतीक वृषभ यानी बैल है, जो कृषि की शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल। मल्लीनाथ का प्रतीक जल कलश है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है, और 24वें भगवान महावीर का प्रतीक सिंह यानी शेर है, जो उनके असीम साहस को दर्शाता है। लॉजिक समझ लेने से मिलान करना आसान हो जाता है। खैर, अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। स्रोत सामग्री में उनके 13वें शिलालेख पर बहुत जोर दिया गया है। आमतौर पर इसे कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात हो रही है। अगर इस 13वें शिलालेख को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ युद्ध का दस्तावेज नहीं है। इसमें 5 विदेशी शासकों के नाम हैं जिनके साथ अशोक के कूटनीतिक संबंध थे। 250 ईसा पूर्व में मिस्र और ग्रीस के राजाओं के साथ कूटनीति, ये हैरान करने वाला है। हाँ, इसमें तुर्मे नाम दर्ज है, जो मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय के लिए था। अंतेकिन, जो मैसेडोनिया के शासक एंटीगोनस के लिए था। इसके अलावा मैगस और आली के सुंदर, जो अलेक्जेंडर के लिए लिखा गया था। ये तो गजब है। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था? यहाँ कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आता है ना? बिल्कुल। कौटिल्य ने राज्य को एक शरीर की तरह देखा। स्वामी यानी राजा सिर है, अमात्य यानी मंत्री आंखें हैं, जनपद जंगा है जिस पर राज्य खड़ा है, दुर्ग बाहें हैं जो रक्षा करती हैं, और फिर कोश यानी खजाना मुख है, दंड यानी सेना मस्तिष्क है, और मित्र कान है। लेकिन एक सेकंड, सेना मस्तिष्क कैसे हो सकती है और खजाना मुख क्यों? ये बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न है। देखिए, जिस तरह मुख के बिना शरीर को पोषण नहीं मिलता, वैसे ही कोश के बिना राज्य का कोई हिस्सा काम नहीं कर सकता। अच्छा। और सेना को मस्तिष्क इसलिए कहा क्योंकि युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं जीता जाता। सेना का नियंत्रण और रणनीति एक मस्तिष्क की तरह काम करते हैं। ये नजरिया कौटिल्य की दूरदर्शिता दिखाता है। अब हाँ, प्रशासन के एक वास्तविक प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो सबसे संभावित परीक्षा प्रश्न है, सुदर्शन झील का प्रबंधन। सुदर्शन झील प्राचीन जल प्रबंधन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ 4 शासक जुड़े हैं। शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने की। ये नींव थी।
फिर अशोक के राज्यपाल तुशाश्प ने वहां नहरें बनवाई। बिल्कुल। और फिर सबसे महत्वपूर्ण आता है रुद्रदामन प्रथम का काल। जब बांध टूट गया तो उनके राज्यपाल सुविशाख ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ स्रोत सामग्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है बिना बेगार के, यानी बिना जबरन मजदूरी करवाए। हाँ, ये कल्याणकारी राज्य की भावना दिखाता है। और अंत में गुप्त साम्राज्य के स्कंदगुप्त के समय उनके राज्यपाल चक्रपालित ने इसका अंतिम जीर्णोद्धार करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, फिर रुद्रदामन प्रथम और अंत में स्कंदगुप्त। गुप्त साम्राज्य की बात आई है तो उपाधियां भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और शकारी थे। शकारी मतलब शकों का विनाश करने वाला। समुद्रगुप्त को प्रक्रमांक और पृथ्वी प्रथम वीर कहा गया और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। ये उपाधियां उनका शक्ति प्रदर्शन थीं, लेकिन इनका प्रभाव सिर्फ उत्तर तक नहीं था। दक्षिण के संगम काल और बंदरगाहों से भी संपर्क था। पश्चिमी और पूर्वी तट के बंदरगाहों के नाम याद करना तो बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ा लॉजिक बताएं तो आसान है। पश्चिमी बंदरगाह जैसे नौरातौंडी, मुसूरी और निलसिंडा सीधे रोमन साम्राज्य के व्यापार के केंद्र थे। अच्छा, मानसूनी हवाओं से सीधे आते थे। हाँ, और पूर्वी बंदरगाह जैसे कोरकाई, पुहार, अरिकामेडू और ताम्रलिप्ति ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से जुड़े थे। समझ गया। और संगम काल के साहित्य में तमिल त्रिरत्न का जिक्र है, कंबन कुट्टन और पुंगलदी, और साथ ही तुल्काप्यम जो व्याकरण है, और शिल्पाधिकारम जो एक नूपुर की कहानी है। बिल्कुल। और जब उत्तर और दक्षिण का आमना सामना हुआ तो समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान सामने आता है। उसकी एक नीति थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ये क्या थी? ग्रहण मतलब युद्ध जीत कर अधिकार करना, मोक्ष मतलब राजाओं को मुक्त कर देना, और अनुग्रह मतलब राज्य वापस सौंप देना, लेकिन इस शर्त पर कि वे नियमित कर देते रहेंगे। ये तो आज के कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा है। छोटी कंपनी को खरीद लो, लेकिन पुराने बॉस को ही कंपनी चलाने दो, क्योंकि वो जमीनी हालात समझता है। बस मुनाफा बड़ी कंपनी को मिलता रहे। एकदम सटीक तुलना है। समुद्रगुप्त जानता था कि पाटलिपुत्र से दक्षिण पर सीधा शासन करना अव्यवहारिक था। कमाल की रणनीति थी। तो चलिए चर्चा समेटते हैं। एक रैपिड रिवीजन समरी हो जाए। बिल्कुल। पहला, मांडा उत्तरी सीमा है और मांडी स्वर्ण भंडार है। दूसरा, अयस तांबा या कांसा है, लोहा नहीं। तीसरा, सुदर्शन झील के 4 शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। और चौथा, समुद्रगुप्त की नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। बिल्कुल सही। सारे तथ्य एकदम साफ हो गए। मिडीवल हिस्ट्री को लेके सबसे बड़ा मिथ यही है कि ये सिर्फ तलवारों, युद्धों और रक्तपात का इतिहास है। मतलब लोग सोचते हैं कि बस राजा आए और लड़ने लगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर डीपली देखें तो बिना एक बहुत ही सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और इकोनॉमी के कोई भी सल्तनत इतने बड़े लेवल पर वॉर्स नहीं लड़ सकता था। सेना को खाना चाहिए, वेपन्स चाहिए और सबसे बड़ा पॉइंट, सैलरी चाहिए। हाँ, सैलरी। और शायद यहीं से उस जमाने का सबसे बड़ा सिस्टम निकल कर आता है, जिसे हम इक्ता सिस्टम कहते हैं। सही पकड़ा आपने, इक्ता सिस्टम। तो अगर मैं इस इक्ता सिस्टम को आज के मॉडर्न टाइम से कंपेयर करूं, तो क्या ये कहना सही होगा कि ये उस वक्त का एक तरह का सैलरी पैकेज और टैक्स रिटर्न जैसा था? हाँ, ये एनालॉजी बहुत फिट बैठती है। देखिए, उस वक्त सुल्तान के पास अपने जनरल्स को कैश में देने के लिए बहुत पैसा नहीं होता था। अच्छा। तो वो क्या करते थे? वो अपने ऑफिसर्स को जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देते थे, जिसे इक्ता कहा गया। अब वो ऑफिसर वहां जाएगा, किसानों से टैक्स लेगा, यानी अपना रेवेन्यू खुद कलेक्ट करेगा। बिल्कुल। उसमें से वो अपना और अपनी सेना का खर्च निकालेगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है। क्या? जो पैसा बच जाएगा, मतलब जो सरप्लस अमाउंट होगा खर्च निकालने के बाद, वो उसे अपने पास नहीं रख सकता। उसे वो बचा हुआ पैसा सेंट्रल खजाने में जमा करना पड़ता था। ओह, और उस बचे हुए पैसे को ही फवाजिल कहते थे, राइट? एग्जैक्टली, फवाजिल। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये सेंटर की ताकत का सबसे बड़ा इंडिकेटर था। मतलब अगर फवाजिल आ रहा है तो सुल्तान स्ट्रांग है। हाँ, और अगर कोई ऑफिसर फवाजिल नहीं भेज रहा तो इसका सीधा सा मतलब था कि वो बगावत की तैयारी कर रहा है। सही है। खजाना भरेगा तभी तो एम्पायर बढ़ेगा ना। और शायद इसी भरे हुए खजाने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी इतने बड़े मिलिट्री कैंपेन्स कर पाया। बिल्कुल।
और खिलजी के कैंपेन्स की जो क्रोनोलॉजी है वो एग्जाम में बहुत बार आती है, इसे समझना जरूरी है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं, क्योंकि गुजरात से लेकर द्वार समुद्र तक का उसका जो सफर है वो सिर्फ जमीन की भूख तो नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई इकोनॉमिक लॉजिक जरूर रहा होगा। लॉजिक बिल्कुल क्लियर था। देखिए, सबसे पहले 1297-98 में वो गुजरात पर अटैक करता है। उस वक्त वहां रायकर्ण का रूल था। अब गुजरात क्यों? क्योंकि वहां बड़े पोर्ट्स थे, ट्रेड होता था, तो पैसा था वहां। एग्जैक्टली बेशुमार दौलत। लेकिन अब गुजरात तो जीत लिया, अब उस दौलत को दिल्ली तक सेफली लाना है। हाँ, तो रास्ते को सिक्योर करना पड़ेगा, यानी राजपूताना। सही कहा। इसीलिए तुरंत बाद 1301 में रणथंबोर पर अटैक होता है, जहां हमीर देव थे। और फिर 1303 में चित्तौड़ का फेमस कैंपेन होता है राणा रतन सिंह के खिलाफ। यानी पहले पैसा, फिर रास्ता। तो सीक्वेंस बना गुजरात 1297, रणथंबोर 1301 और चित्तौड़ 1303। हाँ, ये सब नॉर्थ और वेस्ट को इकोनॉमिकली सिक्योर करने का प्लान था। अब जब नॉर्थ सेट हो गया, तब खिलजी की नजर साउथ पर गई। साउथ की उस दौलत पर जिसे अभी तक किसी ने नहीं छुआ था। बिल्कुल। तो 1307-8 में देवगिरी पर अटैक होता है, जहां रामचंद्र देव का शासन था। उसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। 1309-10 में वरंगल गए, जहां प्रताप रुद्र सेकंड थे, और फिर 1311 में द्वार समुद्रा, वीर बल्लाल थर्ड के टाइम पर। राइट। तो अगर एग्जाम में ये क्रोनोलॉजी आए तो इस मैप को याद रखना चाहिए। पहले वेस्ट का पैसा, फिर राजस्थान के रास्ते, और फिर साउथ की दौलत। ये क्रोनोलॉजी अब दिमाग से नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन एक बात और है, जब एम्पायर इतना बड़ा हो जाए तो उसे चलाने के लिए डिपार्टमेंट्स भी तो नए चाहिए होंगे ना। बिल्कुल। और यहीं पर आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा है, वहां से PYQs भरे पड़े हैं। हाँ, डेटा से याद आया, मेरे पास एक फिगर है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर 1,80,000 दास यानी स्लेव्स थे। हाँ, 1,80,000। ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये तो किसी आज के छोटे शहर की पूरी पॉपुलेशन हो गई। इन्हें मैनेज करना तो एक अलग ही नाइटमेयर रहा होगा। बिल्कुल। इन सबको काम देना, खाना देना, इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक को एक नया डिपार्टमेंट ही बनाना पड़ गया, जिसे दीवाने बंदगान कहते हैं। हाँ, दीवाने बंदगान। पारसी में बंदगान का मतलब ही स्लेव्स होता है। अच्छा, लेकिन अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के इन डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करें तो उनकी प्रायोरिटीज काफी अलग दिखती हैं। हाँ, क्योंकि उनके चैलेंजेस अलग थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, तो उसने पूरा फोकस एग्रीकल्चर पर डाल दिया। उसने बनाया अमीर-ए-कोही। अमीर-ए-कोही यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। राइट। और दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक का अप्रोच वेलफेयर वाला था। स्लेव्स के लिए बंदगान तो था ही, उसने एक और डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने खैरात। ओह, खैरात मतलब चैरिटी। बिल्कुल। ये अनाथों, गरीबों की मदद और वेलफेयर के लिए था। एक तरह से उस टाइम का सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री। ओके, तो एग्जाम के लिए ये क्लियर होना जरूरी है कि अमीर-ए-कोही मोहम्मद बिन तुगलक का है और दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के हैं। एग्जैक्टली। और इसी टाइम के लिटरेचर से एक बहुत बड़ा एग्जामिनर ट्रैप निकल कर आता है। एक ऐसी किताब का नाम जो अक्सर कंफ्यूज करता है। आप तारीख फिरोज शाही की बात कर रही हैं ना? हाँ, हिस्ट्री में तारीख फिरोज शाही नाम की 2 अलग-अलग फेमस किताबें हैं। दोनों का टाइटल सेम है। मतलब दोनों का नाम एक ही। आज के जमाने में तो कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो जाती है इस पे। वही ना, लेकिन उस वक्त चलता था। एक तारीख फिरोज शाही लिखी है जियाउद्दीन बरानी ने, ओके। और दूसरी बिल्कुल सेम नाम से शम्स-ए-सिराज अफीफ ने लिखी है। तो जब ऑप्शंस आते हैं तो केयरफुली चेक करना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। बरानी और अफीफ दोनों की तारीख फिरोज शाही है। हाँ। और लिटरेचर की बात चली है तो एक और बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी, उनका टाइम तो काफी स्ट्रिक्ट रूल के लिए जाना जाता है ना, बिल्डिंग, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सही कहा। लेकिन उन्हीं के टाइम की एक बुक है लज़्ज़त-ए-सिकंदरी। लज़्ज़त-ए-सिकंदरी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक म्यूजिक की किताब है। वाओ, सिकंदर लोधी के टाइम पर म्यूजिक बुक।
ये कॉन्ट्रडिक्शन एग्जाम के लिए जरूरी है। मतलब इतने हार्डलाइन रूल्स के बीच म्यूजिक और आर्ट को भी पेट्रनेज मिल रहा था। बिल्कुल। और जब हम आर्ट्स और पेट्रनेज की बात करते हैं तो जैसे ही हम सल्तनत से आगे मुगल्स की तरफ बढ़ते हैं, वहां तो आर्ट और लग्जरी का एक अलग ही लेवल था। मुगल्स की पेंटिंग्स का एवोल्यूशन ही अपने आप में उनकी इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। जैसे हुमायूं, जब वो दर दर भटक रहा था, तब भी उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद जैसे पेंटर्स को अपने साथ रखा। हाँ, और फिर अकबर के आते आते स्टेबिलिटी आई तो आर्ट भी फैला। दसवंत, बसावन, मुकुंद और मिस्किन, इन सब ने पेंटिंग को एक नया मुकाम दिया। लेकिन पीक पर तो शायद जहांगीर के टाइम पर पहुंचा ना? बिल्कुल। जहांगीर का पीरियड मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज है। खजाना भरा था, थोड़ी शांति थी और वो खुद आर्ट का बड़ा फैन था। और इस पैसे की वजह से वहां स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया था। जैसे आज डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है, वहां पेंटर्स में था। सही कहा। जैसे अबुल हसन को उसने नादिरुल जमा का टाइटल दिया। वो इंसानों के पोर्ट्रेट्स में बेस्ट थे। और एक नाम जिसके बारे में एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं, उस्ताद मंसूर। इन्हें शायद नादिरुल असर कहा गया था। ये बर्ड एक्सपर्ट थे, राइट? हाँ, उस्ताद मंसूर एक बर्ड एंड एनिमल एक्सपर्ट थे। उनके बनाए गए साइबेरियन क्रेन और डोडो बर्ड की पेंटिंग्स इतनी साइंटिफिक हैं कि आज के बायोलॉजिस्ट भी उसे रेफरेंस मानते हैं। सोचिए, एक तरफ जहांगीर बर्ड पेंटिंग्स पर पैसे और वक्त खर्च कर रहा है, और थोड़ी टाइम बाद शाहजहां के आखिरी दिनों में ये पूरा एम्पायर एक ब्लडी वॉर में गिर जाता है। हाँ, औरंगजेब का वॉर ऑफ सक्सेशन, यहाँ से डिक्लाइन की शुरुआत होती है। और ये जो सक्सेशन वॉर की क्रोनोलॉजी है, ये एग्जाम में सच में पसीना छुड़ाती है। क्योंकि एग्जामिनर यहाँ साल नहीं बदलता, ऑप्शंस में सिर्फ महीनों का डिफरेंस होता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। 1658 और 1659 बस इन्हीं 2 सालों की क्रोनोलॉजी है। तो स्टार्ट होता है फरवरी 1658 से। शाहजहां बीमार पड़ता है, पैनिक फैलता है और पहला बड़ा क्लैश होता है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर, फेब 1658। और फिर वो रुकते नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक 2 महीने बाद अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच का पहला डायरेक्ट और बड़ा क्लैश था। वेट, यानी फरवरी में बहादुरपुर और अप्रैल में धर्मत। इतनी तेज गर्मी में इतनी बड़ी फौजों को ले जाना और डायरेक्ट वॉर्स लड़ना, उस वक्त के ट्रेजरी पर क्या असर हुआ होगा इसका? असर तो बहुत भयानक था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही महीने यानी मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हो जाता है। इस युद्ध ने लगभग तय कर दिया था कि औरंगजेब ही अगला रूलर होगा। ओके, तो 1658 के लगातार 3 बैटल्स, फेब में बहादुरपुर, अप्रैल में धर्मत और मई में सामूगढ़। हाँ, और इसके बाद साल चेंज होता है। जनवरी 1659 में खजुआ का युद्ध लड़ा जाता है। और फाइनल फैसला कब होता है? फाइनल चैप्टर होता है अप्रैल 1659 में। द्योराई का युद्ध, यहाँ आकर ये पारिवारिक खून खराबा खत्म होता है। द्योराई ने बैटल तो खत्म कर दी, लेकिन लगातार चलने वाले सक्सेशन वॉर ने ऐसी इकोनॉमिक चोट दी थी जिसे औरंगजेब पूरी लाइफ ठीक नहीं कर पाया। एग्जैक्टली। और हम जानते हैं कि जब सेंटर वीक होता है तो रीजनल पावर्स उठने लगती हैं। वैसे शाहजहां ने एडमिन ठीक करने के लिए चकला नाम की एक यूनिट बनाई थी, जो सूबा और परगना के बीच होती थी। लेकिन असल अटैक तो किसी और दिशा से आ रहा था। और वो अटैक थे मराठास। उन्होंने एक ऐसी टैक्स सिस्टम बनाई जिसने ठीक डेक्कन में मुगल इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। उनके 2 सबसे बड़े वेपन्स थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ को अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या हम इसे एक तरह का प्रोटेक्शन में नहीं कह सकते हैं? ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन टेक्निकली सिस्टम वैसा ही था। चौथ यानी टोटल इनकम का 14th, मतलब 25% हिस्सा। अच्छा। मराठास ये उन एरिया से लेते थे जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। और प्रॉमिस क्या था कि अगर तुम चौथ दोगे तो हम तुम्हारे एरिया में हमला और लूटपाट नहीं करेंगे। यानी लिटरली सिक्योरिटी के नाम पर टैक्स। और सरदेशमुखी क्या होता था फिर? सरदेशमुखी इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स था जो टोटल इनकम का 1/10 यानी 10% होता था। ये वो इसलिए लेते थे क्योंकि वो खुद को उस एरिया का सुप्रीम हेड या पुश्तैनी अधिकारी मानते थे। तो सोचिए, एक तरफ मराठास चौथ और सरदेशमुखी से अपना ट्रेजरी भर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में लेटर मुगल्स। उनके बारे में तो क्या ही कहें।
उनकी टाइटल सुनकर ही लगता है किसी डार्क कॉमेडी की स्क्रिप्ट है। बिल्कुल, ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम के फेल होने का सबूत था। जिस तख्त पर अकबर और औरंगजेब बैठते थे, वहां बहादुर शाह अव्वल बैठा था, जिसे पब्लिक शाहिब बेखबर बुलाती थी। शाहिब खबर मतलब उस राजा को खबर ही नहीं है कि उसके एम्पायर में क्या चल रहा है। आज अगर कोई सीईओ खुद को क्लूलेस कह दे तो उसकी कंपनी तो खत्म ही हो जाएगी। वही तो। और इससे भी बुरी कंडीशन थी जहांदर शाह की। उसे तो इतिहास में लंपट मूर्ख का ऑफिशियल टाइटल दे दिया गया। हाँ, लंपट मूर्ख, ये वर्ड्स मतलब कितना ट्रैजिक डाउनफॉल था ये। फर्रुखसियार को लोगों ने घृणित कायर कह दिया। और इस सब की पीक आई मोहम्मद शाह के टाइम, जिसे आज हम और पूरी दुनिया रंगीला के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला। और यहीं से जुड़ता है हमारा मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन, जो लगातार PYQs में घुमा घुमा कर पूछा जाता है। 1739 में जब नादिर शाह ने इंडिया पर अटैक किया और दिल्ली में भारी कत्लेआम मचाया, तब दिल्ली का रूलर कौन था? और इसका आंसर यही है, मोहम्मद शाह रंगीला। राजा अपने रंगरालियों में बिजी था और मुगलों की सादियों की इकट्ठी की हुई दौलत को कोई और लूट रहा था। सच में। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को, इन बदलते एम्पायर्स को सिर्फ हमारे लोकल राइटर्स ही नहीं देख रहे थे। बाहर से जो फॉरेनर्स आ रहे थे, उनकी आंखें सबको रिकॉर्ड कर रही थी। और एग्जाम्स के लिए इन फॉरेन ट्रैवलर्स का डेटा गोल्ड माइन है। बिल्कुल। चलिए इस लिस्ट को थोड़ा क्विक समराइज कर देते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया। उसके जहाज का नाम था हेक्टर। हाँ, और जहांगीर ने खुश होकर उसे इंग्लिश खान का टाइटल दे दिया था। फिर आता है डच ट्रैवलर फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। वो भी जहांगीर के टाइम आया और उसने रिमॉन्स्ट्रेंटी नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उस वक्त की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफी डीपली बताई गई है। उसके बाद इटली से निकोलाओ मनुची, उनकी किताब स्टोरिया दो मोगोर तो काफी फेमस है। उसमें मुगल्स के बारे में काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ी गॉसिप वाली चीजें हैं। और फिर इन फ्रांसवा बर्नियर, ये फ्रांस से आए थे और पेशे से एक डॉक्टर यानी फिजिशियन थे। औरंगजेब के टाइम पे जब वो सक्सेशन वॉर्स चल रहे थे, बर्नियर वहां थे। उनकी आंखों देखी रिपोर्ट्स बहुत एनालिटिकल हैं। दुनिया भर से लोग इंडिया आ रहे थे, लेकिन कल्चर और नॉलेज का फ्लो सिर्फ बाहर से नहीं था। इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा था। इस शिफ्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम एंशिएंट रिवर्स के बदलते नामों में देख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे वैदिक काल की कुभा नदी आज काबुल के नाम से जानी जाती है। और परुषिणी नदी आज क्या है? रावी नदी। वितस्ता को आज हम झेलम बोलते हैं। अशिकीनी चिनाब बन गई। सटानीरा आज की गंडक नदी है। और सताद्रू प्रेजेंट डे सतलज है। ज्योग्राफी सेम है, बस हिस्ट्री के लेयर्स उसमें ऐड होते थे। और यही लेयर्स हमें लिटरेचर में दिखते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस कैसे इंटरमिक्स हो रही थी, इसकी लिस्ट एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। विजयनगर के कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यादा लिखी। मिनहाज उस सिराज ने तबाकाते नासिरी की रचना की। सूफी ट्रेडिशन में फवाइद उल फुआद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमीर हसन सिजजी ने कंपाइल की थी। इसमें निजामुद्दीन औलिया की टीचिंग्स और कॉन्वर्सेशंस हैं। और अलबरूनी की किताबुल हिंद तो है ही, पर एक बुक जिसका फैक्ट मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो है तुतीनामा। हाँ। जियाउद्दीन नक्शाबी ने क्या किया था, एक पुराना संस्कृत ग्रंथ था शुका सप्तति, उसको प्रॉपर्ली पर्शियन में ट्रांसलेट करके तुतीनामा बनाया। ये क्लियर प्रूफ है कि भले ऊपर राजा आपस में लड़ रहे थे, लेकिन नीचे लेवल पे डीप कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था। ये सच में स्पिरिट का बहुत सुंदर हिस्सा है। और जैसे कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था, वैसे ही ग्रास रूट लेवल पर लोगों को जोड़े रखने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग लोकल सिस्टम्स चल रहे थे। इन टर्म्स को एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया का जजमानी सिस्टम। हाँ, जजमानी सिस्टम नॉर्थ इंडिया के अलग अलग कास्ट्स के बीच सोशियो इकोनॉमिक एक्सचेंज का एक तरीका था। इसने सिस्टम को स्टेबिलिटी दी। और महाराष्ट्र साइड में कौन सा सिस्टम था? महाराष्ट्र के विलेजेस में 12 बलूच सिस्टम एक्टिव था, जो वहां का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। और साउथ की अगर बात करें तो तमिलनाडु रीजन में मिरासी सिस्टम चल रहा था, जो जमीन के राइट से जुड़ा था। तो यानी जजमानी नॉर्थ में, 12 बलूत महाराष्ट्र में और मिरासी तमिलनाडु में। तो आधुनिक इतिहास के सटीक तथ्यों, महत्वपूर्ण वर्षों और पूर्व वर्षों के प्रश्नों यानी PYQ पर आधारित है। एक तरह का रैपिड फायर रिवीजन। बिल्कुल। इस पूरे ऐतिहासिक सफर की शुरुआत देखें ना, तो वो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधारों से होती है।
अक्सर लोगों को लगता है कि राजनीतिक अधिकारों की मांग रातों रात शुरू हो गई। हाँ, अचानक से सब क्रांति करने लगे। हाँ, जो कि सच नहीं है। वास्तव में उस राजनीतिक ढांचे की नींव उसी बौद्धिक जागरण में रखी गई थी जो इन शुरुआती सुधार आंदोलनों से पैदा हुई। और जब हम इस बौद्धिक जागरण की बात करते हैं तो राजा राममोहन रॉय का नाम तो सबसे पहले उभरता है। स्रोत में उनके जीवन से जुड़ा एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। मतलब हम उन्हें हमेशा राजा राममोहन रॉय कहते हैं, जैसे कि वो कोई पुश्तैनी राजशाही खिताब हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्हें ये उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी, जिनका कार्यकाल 1806 से 1837 तक था। और इस तथ्य के पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। मतलब मुगल साम्राज्य उस वक्त तक सिकुड़कर लाल किलेर तक ही सिमट चुका था। पेंशन पे जी रहे थे वो लोग। एकदम सही। तो अकबर द्वितीय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटिश दरबार में एक ऐसे दूत की जरूरत थी जो तार्किक हो और जो पश्चिमी मानसिकता को समझता हो। इसलिए उन्होंने राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी और अपना पक्ष रखने के लिए ब्रिटेन भेजा। हम राममोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाओं के विकास को देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक प्रगति नजर आती है। जैसे 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो मुख्य रूप से एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए एक छोटा सा समूह था। और फिर शिक्षा की अहमियत को समझते हुए ठीक 2 साल बाद 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर डेविड हेयर के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पूरी तरह से अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा पर जोर था, लेकिन उनकी सोच एक तरफा नहीं थी। इसीलिए 1825 में वेदांत कॉलेज सामने आया, जहां भारतीय दर्शन और पश्चिमी विज्ञान दोनों का समन्वय किया गया था। बिल्कुल। और इस पूरी वैचारिक यात्रा का चरम बिंदु था 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। मतलब सोचिए, 1815 की एक छोटी सी सभा 1828 तक आते आते एक व्यापक समाज में बदल गई। एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, उनके विचार सिर्फ कुछ मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों तक ही सीमित क्यों नहीं रह गए? मतलब यहाँ मैं राममोहन राय की तुलना आज के किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म मीडिया एम्पायर से करना चाहूंगी। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, उन्हें पता था कि अगर ब्रिटिश अधिकारियों और संभ्रांत वर्ग से बात करनी है तो उसके लिए फारसी भाषा चाहिए, इसलिए उन्होंने मिरातुल अखबार निकाला। और स्थानीय जनता के लिए? स्थानीय बंगाली जनता तक पहुंचने के लिए उन्होंने संवाद कौमुदी शुरू की और फिर बंगदूत जैसी पत्रिका निकाली जो हिंदी, बंगाली और फारसी तीनों में छपती थी। मतलब 19वीं सदी में इस तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना ये तो अविश्वसनीय है सच में। और चूंकि हम इन शुरुआती प्रयासों और संस्थाओं की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ एक PYQ अलर्ट देना बहुत जरूरी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी। हाँ, शैक्षणिक संस्थानों को लेकर आयोग अक्सर एक खास ट्रैप बिछाता है। बात संस्कृत कॉलेज की है। ये वो कंफ्यूजन है जहां अच्छे छात्र मात खा जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जॉनथन डंकन ने की थी। 1791? हाँ, इसका उद्देश्य हिंदू कानूनों और दर्शन का अध्ययन करना था ताकि अंग्रेजों को प्रशासन में मदद मिल सके। लेकिन छात्र अक्सर नाम देखते ही इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ जोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई ये है कि विद्यासागर जी कोलकाता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, बनारस वाले के नहीं। इन दोनों तथ्यों को आपस में मिलाना बहुत भारी पड़ सकता है। यानी दिमाग में ये समीकरण एकदम बैठा लेना चाहिए, बनारस 1791 और जॉनथन डंकन। एकदम सही। चले कुछ अन्य महत्वपूर्ण कॉलेजों के डेटा पर भी तेजी से नजर डाल लेते हैं। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पाश्चात्य विज्ञान को उर्दू के माध्यम से पढ़ाना था। हाँ, फिर 1875 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल 2 बड़े संस्थान बने। पहला, अजमेर में मेयो कॉलेज, जो विशेष रूप से भारतीय राजकुमारों को अंग्रेजों जैसी जीवन शैली और शिक्षा देने के लिए था। बिल्कुल। और दूसरा, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। और यही संस्थान आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, यानी AMU। सही कहा। अब यहाँ ये सोचना जरूरी है कि इन सब संस्थाओं के बनने का असल राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ। मतलब
क्या अंग्रेजों के कान पर जू रहेंगी? इसका जवाब हमें 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 में मिलता है। धारा 87। हाँ, इस धारा में पहली बार ये घोषणा की गई कि सरकारी सेवाओं में किसी भी भारतीय के साथ केवल उसके धर्म, जन्मस्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब भले ही इसे तुरंत जमीन पर पूरी तरह लागू ना किया गया हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से समानता का ये पहला कानूनी दस्तावेज था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से एक और दिशा खुलती है। संस्थाओं और अंग्रेजी शिक्षा का जाल तो शहरों और उच्च वर्ग तक सीमित था, तो जो जन असंतोष शहरों में पनपा वो उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के गांव या बंगाल के ग्रामीण इलाकों तक कैसे पहुंचा? और यही काम आता है उस दौर का प्रेस और साहित्य। समाचार पत्र केवल खबरें नहीं छाप रहे थे, वो ब्रिटिश शोषण के खिलाफ एक वैचारिक हथियार बन चुके थे। एकदम सही। और ये डेटा सूची सच में चौंकाने वाली है। भारत का पहला अखबार बंगाल गैजेट था, जिसे 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी में निकाला था, जो कि एक अंग्रेज द्वारा अंग्रेजों की ही आलोचना थी। हाँ, लेकिन इसके बाद तो देशी भाषाओं के अखबारों की बाढ़ आ गई। मैं चाहूंगी कि आप हिंदी के कुछ प्रमुख अखबारों और उनके संपादकों पर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल। हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहरी भूमिका निभाई। इनमें प्रमुख थे भारत मित्र, फिर कानपुर से निकलने वाला प्रताप, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। हाँ, प्रताप ने किसानों और मजदूरों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। इसके अलावा पंडित प्रताप नारायण मिश्रा का ब्राह्मण और भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि वचन सुधा भी इसी कड़ी का अहम हिस्सा थे। और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के अखबार भी क्षेत्रीय चेतना को जगा रहे थे, जैसे मराठी में राष्ट्रमत, गुजराती में प्रजामित्र और बंगाली में नायक। एक और नाम जो बार बार उभरता है वो है बंगाली का सोम प्रकाश। इसके संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पूरा सहयोग था, है ना? एकदम सही। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन को भूलना तो नामुमकिन है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। ये दक्षिण अफ्रीका से छपने वाला एक बहुभाषी समाचार पत्र था। हाँ, जिसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। लेकिन अब अखबारों से जुड़ा वो सबसे बड़ा मिथ वर्सेस फैक्ट खंड खोलते हैं, जो परीक्षकों का सबसे पसंदीदा हथियार है। मुझे लगता है मैं जानती हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई पूछे कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में छपता था, तो नाम सुनते ही पहला अनुमान क्या लगता है? मराठी। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हम उसके पीछे की रणनीति नहीं समझते। बाल गंगाधर तिलक ने 2 अखबार निकाले। मराठा नाम का अखबार वास्तव में अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। अंग्रेजी में? हाँ, इसे अंग्रेजी में इसलिए निकाला गया ताकि ब्रिटिश अधिकारियों और पूरे भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाई जा सके। और जो दूसरा अखबार था केसरी, वो स्थानीय जनता को लामबंद करने के लिए मराठी भाषा में छपता था। बिल्कुल। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में ये विरोधाभासी इसे परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाता है। ये तो पक्का याद रखना है। अच्छा, पत्रिकाओं से आगे बढ़कर अगर साहित्य की बात करें तो स्रोत में महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज का एक संदर्भ है, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक अहिंसक राजनेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। ये शब्द सुनकर हैरानी होती है ना? हाँ, काफी हैरानी होती है। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन इस कथन को उसके दर्शन के संदर्भ में समझना जरूरी है। गांधी जी यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को गाली नहीं दे रहे थे। वो पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता और उस संसदीय प्रणाली पर प्रहार कर रहे थे, जो उनके अनुसार बिना किसी बाहरी दबाव के कोई सकारात्मक परिणाम दे ही नहीं सकती थी। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कथन सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये किस पुस्तक से लिया गया है। हाँ, और स्रोत हिंद स्वराज है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। उस दौर के वैचारिक संघर्ष को दर्शाने वाली कुछ और भी किताबें हैं जिनका डेटा हमें याद रखना है, जैसे जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया और रफीक ज़कारिया की किताब द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। लेकिन एक किताब जिसका उल्लेख स्रोत विशेष रूप से करता है वो है सचिंद्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन, जिसे क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता था। बिल्कुल। बंदी जीवन ने एक पूरी पीढ़ी को सिखाया कि जब शांतिपूर्ण तरीके काम ना आए तो क्रांति का मार्ग कैसे प्रशस्त किया जाए। इसने सशस्त्र संघर्ष का वैचारिक आधार तैयार कर दिया था। एकदम सही। अब अगर हम घटनाओं को एक कड़ी में पिरोएं तो प्रेस ने जनता में असंतोष भर दिया, साहित्य ने उसे एक विचार दिया, लेकिन
लेकिन इस बिखरे हुए गुस्से को किसी एक दिशा में मोड़ने के लिए एक मजबूत राजनीतिक मंच की जरूरत थी, और इसी जरूरत से जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बिल्कुल। हालांकि शुरुआत में अंग्रेजों ने कांग्रेस को बहुत हल्के में लिया। लॉर्ड डफरिन ने 1887 के आसपास कांग्रेस का उपहास उड़ाते हुए इसे अत्यधिक अल्पसंख्यक समूह या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ये टर्म भी कई बार पूछा जाता है। हाँ, डफरिन को लगा कि कोट पैंट पहनने वाले चंद वकील भारत की विशाल ग्रामीण आबादी का प्रतिनिधित्व कर ही कैसे सकते हैं। डफरिन का ये आकलन आगे चलकर कितना गलत साबित हुआ, ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस के अधिवेशनों से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जो हमेशा काम आता है, जैसे 1920 का नागपुर अधिवेशन, जहां पहली बार देसी रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट की और एक जन आंदोलन का स्वरूप अपनाया। और फिर 1925 का कानपुर अधिवेशन, जो इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यहाँ भारतीय शब्द पर जोर देना आवश्यक है। हाँ, क्योंकि उनसे पहले 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बन चुकी थी, जो ब्रिटिश थी। सही कहा। लेकिन अब हम उस घटना की ओर बढ़ते हैं जिससे हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। 1939 का त्रिपुरी संकट। हाँ, ये परीक्षाओं के लिए मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। त्रिपुरी संकट ना कोई सामान्य चुनाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, जो चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के मंडराते बादलों के बीच अंग्रेजों को तुरंत अल्टीमेटम दिया जाए और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ गांधी जी थे, जो मानते थे कि देश अभी इतने बड़े संघर्ष के लिए तैयारी नहीं है। और इसी पृष्ठभूमि में चुनाव हुए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। और तभी गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। बिल्कुल। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति के ज्यादातर सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे बोस के लिए काम करना लगभग असंभव हो गया। और अंततः मजबूर होकर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और यही वो सबसे बड़ा ट्रैप आता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, जब अध्यक्ष की कुर्सी खाली हुई तो क्या सीतारमैया को बिठाया गया? नहीं। इस खालीपन को भरने के लिए और पार्टी को टूटने से बचाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। तो त्रिपुरी संकट के 3 चेहरे हमेशा याद रखने हैं: बोस की जीत, सीतारमैया की हार और राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना। एकदम क्लियर। अच्छा, जब कांग्रेस में ये सब रणनीतिक और वैचारिक मंथन चल रहे थे, उसी समय देश का एक युवा वर्ग ऐसा भी था जिसका याचिकाओं और अधिवेशनों से मोहभंग हो चुका था। वे ब्रिटिश सत्ता को उसी की भाषा में जवाब देना चाहते थे। और यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन की वो धारा निकली जो परीक्षा के नजरिए से बेहद अहम है। इन क्रांतिकारी संगठनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एचआरए और एचएसआरए के बीच होता है। हाँ, हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो क्या आप इन दोनों के बीच के वैचारिक और कालखंड के अंतर को थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? देखिए, ये समझना बहुत आसान है। पहले एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। 1924 कानपुर? हाँ। इसके पीछे सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी जैसे नेता थे। इनका लक्ष्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। लेकिन फिर 1928 तक आते आते दुनिया भर में, विशेषकर रूस में जो बदलाव हो रहे थे, उसका असर इन युवाओं पे पड़ा। तो फिर उन्होंने इसे बदल दिया? हाँ। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में इसे एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित किया गया। यानी नाम में सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द का जुड़ना सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि हर तरह के पूंजीवादी शोषण से है। बिल्कुल। और इसी एचआरए के दौर की एक सबसे ऐतिहासिक घटना थी 9 अगस्त 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन। क्रांतिकारियों को अपने संगठन को चलाने और हथियार खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। हाँ, और सरकारी खजाने को लूटना सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये ब्रिटिश सत्ता की अजेयता के मिथक पर एक सीधा प्रहार था। ये घटना परीक्षाओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि आयोग अक्सर काकोरी के शहीदों और उन जेलों के नाम का मिलान करने को कहता है। ये डेटा तो एकदम उंगलियों पे होना चाहिए, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। और यहीं पर उन्होंने वो अमर कथन कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ये कथन उनके अदम्य साहस को दिखाता है। बिल्कुल। इसी तरह अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। ये चारों नाम और उनके स्थान अलग अलग हैं, और यही कारण है कि ये मैचिंग का सबसे आम सवाल बनता है। इसके कुछ साल बाद 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना होती है। हाँ। इसका नेतृत्व सूर्यसेन कर रहे थे, जिन्हें प्यार से मास्टरदा कहा जाता था। हाँ। इस घटना की सबसे खास बात ये थी कि इसमें कल्पना दत्त जैसी महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर सशस्त्र क्रांति में हिस्सा लिया। और फिर समय का पहिया तेजी से घूमता है और हम पहुंचते हैं 1945 के उस मुकदमे पर जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। लाल किला मुकदमा। लाल किला मुकदमा, जो आजाद हिंद फौज यानी INA के बंदी बनाए गए सिपाहियों पर चलाया गया था। अंग्रेजों ने सोचा था कि इन्हें लाल किले में सजा देकर वे भारत में खौफ पैदा कर देंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल उल्टा पड़ गया। क्योंकि इस मुकदमे के अभियुक्तों के नाम में ही भारत की पूरी विविधता छिपी थी। गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो सिख थे, प्रेम कुमार सहगल जो हिंदू थे, और शाहनवाज खान जो मुस्लिम थे। हाँ, जब इन तीनों पर एक साथ देशद्रोह का मुकदमा चला तो पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव अचानक रुक गया। सारा देश, हर वर्ग, हर धर्म इनके समर्थन में खड़ा हो गया। और इसी अभूतपूर्व जन समर्थन ने भारत के सबसे बेहतरीन कानूनी दिमागों को इनके बचाव के लिए एक साथ ला खड़ा किया। इस बचाव दल का नेतृत्व भुलाभाई देसाई ने किया था। और उनके साथ कौन खड़ा था? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने दशकों बाद वकालत का चोगा पहना था। सर तेज बहादुर सप्रू और KN काटजू। पूरा देश सांसें रोके लाल किले की ओर देख रहा था। क्या गजब का ऐतिहासिक दृश्य रहा होगा वो। बिल्कुल। फिर 1917 का चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण का नाम आते सबसे पहले तिनकठिया प्रथा का जिक्र आता है। लेकिन असल में ये तिनकठिया प्रथा थी क्या, जिसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया? देखिए, तिनकठिया का बड़ा सीधा सा गणित था। किसानों को अपनी जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर, मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और नील की खेती से तो मिट्टी की उर्वरता ही खत्म हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाती थी। और इसी वजह से वहां खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। इसके खिलाफ गांधी जी उतरे, और स्रोत सामग्री स्पष्ट बताती है कि उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेता भी मौजूद थे। अच्छा, तो ये नाम भी याद रखने हैं। एकदम। और यहीं से आम किसान, जो मतलब कभी राजनीति का हिस्सा था ही नहीं, वो अचानक केंद्र में आ गया। मतलब राजनीति अब वकीलों के चैम्बर से निकलकर सीधे खेतों तक पहुंच गई। हाँ, बिल्कुल, जमीनी स्तर पर। इसके तुरंत बाद 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है जी, जो अगर मैं सही हूं तो भारत में पहली भूख हड़ताल थी। जी बिल्कुल, पहली भूख हड़ताल। और उसी साल मतलब 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ, जो लगान माफी के लिए था। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन तीनों ने साबित कर दिया कि आखिर जमीनी स्तर पर काम कैसे होता है। सही कहा आपने। और जब राजनीति का ये स्वरूप बदलता है ना, तो समाज का हर वर्ग उससे जुड़ता है। और यहीं पर स्रोत सामग्री एक बहुत बड़े मिथक बनाम तथ्य यानी मिथ वर्सेस फैक्ट का विश्लेषण करती है। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अक्सर ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका केवल पर्दे के पीछे से समर्थन करने, खाना बनाने या घर संभालने तक ही सीमित थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है, लेकिन स्रोत सामग्री के तथ्य इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देते हैं। महिलाएं पर्दे के पीछे नहीं थीं, बल्कि वो फ्रंट लाइन पर थीं और सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के पूरे तंत्र को पंगु बना रही थी। मतलब सीधे मोर्चे पर लड़ रही थी। बिल्कुल। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का ही उदाहरण ले लीजिए। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराकर गजब की हिम्मत दिखाई थी। और उषा मेहता का काम तो मतलब तकनीकी रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। उषा मेहता ने ही भूमिगत रेडियो चलाया था ना? हाँ, सीक्रेट आजाद रेडियो। ये काम तो पुलिस की नाक के नीचे से करना कितना खतरनाक रहा होगा। मतलब पकड़े जाने का डर तो हमेशा रहता होगा। बहुत ज्यादा खतरनाक। एक खुफिया ट्रांसमीटर को
जगह जगह बदलना ताकि अंग्रेज पुलिस लोकेशन ट्रेस ना कर सके और पूरे देश के क्रांतिकारियों तक आज़ादी की खबरें पहुंचाना, ये कोई साधारण समर्थन तो नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो मुख्य मोर्चे की लड़ाई थी। एकदम। और इसी तरह असम में कनकलता बरुआ ने जो क्रांतिकारी भूमिका निभाई, वो प्रमाण करता है कि महिलाओं ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि नेतृत्व भी किया। इस जन उभार की बात हो रही है तो मुझे लगता है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी जिक्र आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। वहां एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर का नाम काफी उभर कर आता है। तो एक विदेशी पत्रकार का नाम परीक्षाओं में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि वेब मिलर ने 1930 के धरसाना सत्याग्रह का आंखों देखा हाल लिखा था। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर लाठियों की जो बेरहम बारिश हुई थी ना, वेब मिलर ने उसे पूरी दुनिया के अखबारों में छाप दिया। बाप रे। हाँ, और इस एक रिपोर्टिंग ने ब्रिटिश साम्राज्य के जो वो खुद को सभ्य कहते थे, उस सभ्य होने के नकाब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोच डाला था। पूरी दुनिया को उनकी असलियत पता चल गई। और इसी व्यापक जन समर्थन का ही सीधा असर था कि 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा। लेकिन क्या उन्होंने हर जगह जीत हासिल की थी? हर जगह तो नहीं, लेकिन 11 में से 5 प्रांतों में उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था। अच्छा, वो 5 प्रांत कौन से थे? वे प्रांत थे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। और इसके अलावा उन्होंने मुंबई में भी सरकार बनाई थी। यहाँ संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश का डेटा हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। मैंने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के उस पहले मंत्रिमंडल में रफी अहमद किदवई वित्त मंत्री थे। हाँ, बिल्कुल। और ये फैक्ट सीधे कथन आधारित प्रश्नों में आ जाता है, इसे याद रखना चाहिए। लेकिन ये सत्ता बहुत लंबी नहीं चली। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ क्रोनोलॉजी का एक बहुत दिलचस्प पैटर्न बनता है। वो कैसे? देखिए, 22 अक्टूबर को इस्तीफा हुआ और ठीक 2 महीने बाद यानी 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अरे हाँ, 22 अक्टूबर और 22 दिसंबर, ये कनेक्शन तो याद रखने में सच में बहुत आसानी पैदा करता है। बिल्कुल। खैर, राजनीतिक आंदोलनों से थोड़ा पीछे हटकर अब उस जड़ की ओर चलते हैं जिसने इन आंदोलनों को पैदा किया। मेरा मतलब है आर्थिक शोषण। हाँ, जो कि सबसे बड़ा कारण था। अक्सर जब ब्रिटिश काल के चार्टर एक्ट्स या भूमि राजस्व नियमों को पढ़ा जाता है तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या उनका कोई भी हिस्सा भारत के प्रशासन को सुधारने के लिए था या वो सब सिर्फ एक कॉरपोरेट लूट का लीगल ड्राफ्ट था? स्रोत सामग्री इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉरपोरेट लूट का लीगल ड्राफ्ट ही था। अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य भारत से अधिकतम संपदा निचोड़ना था। मतलब सुधार के नाम पर सिर्फ लूट? हाँ, और जो भी सुधार हुए ना, वे बस उस निचोड़ने की प्रक्रिया को और स्मूथ बनाने के लिए किए गए थे। और मुझे लगता है यहीं पर परीक्षाओं का एक बहुत बड़ा PYQ ट्रैप छिपा होता है, खासकर वो जो व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली को लेकर सवाल आते हैं। एग्जैक्टली। यही वो ट्रैप है जहां अक्सर गलती होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आखिर कब समाप्त हुआ? तो इसका जवाब क्या है? देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट में एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों पर कंपनी का एकाधिकार सुरक्षित रहा था। अच्छा, मतलब 1813 में दरवाजे खुले तो थे पर पूरी तरह नहीं। एकदम सही। एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति तो 1833 के एक्ट में जाकर हुई, जहां चाय और चीन सहित सब कुछ खत्म कर दिया गया। तो 1813 और 1833 का ये जो अंतर है, यही सही और गलत उत्तर का फैसला करता है। बिल्कुल। इसी आर्थिक दोहन को जमीन पर उतारने के लिए जो भू राजस्व प्रणालियां बनी, उनका डेटा हाईलाइट समझना भी बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से 3 प्रणालियां थी ना, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। जी हाँ, यही 3 मुख्य थी। तो इन तीनों ने मिलकर आखिर भारतीय किसानों की कमर कैसे तोड़ी? इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। सबसे पहले 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इसमें जमींदार को ही जमीन का मालिक मान लिया गया, तो किसानों के पास तो कोई अधिकार बचे ही नहीं। वे बस अपनी ही जमीन पर एक किराएदार बन के रह गए। ये तो बहुत नाइंसाफी थी। और फिर थॉमस मुनरो ने मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इसमें तो जमींदार हटा दिए गए थे
और सीधे किसानों यानी रैयत से टैक्स लिया जाता था। तो कागज पर तो ये अच्छा लगता है कि बिचौलिया हटा दिया गया, फिर ये किसानों के लिए नुकसानदायक कैसे साबित हुआ? कागज पर यह बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ब्रिटिश सरकार खुद ही एक बहुत बड़ी और क्रूर जमींदार बन गई। टैक्स की दरें इतनी ज्यादा थीं और वसूली इतनी कठोर थी कि चाहे सूखा पड़े या अकाल आए, किसान को टैक्स देना ही पड़ता था। तो बिचौलिया हटने का कोई फायदा किसान को मिला ही नहीं। समझ गई। और तीसरी थी महालवाड़ी प्रणाली, जिसके प्रवर्तक मार्टिन बर्ड थे। ये उत्तर भारत और विशेषकर यूपी में लागू हुई। इसमें क्या अलग था? देखिए, महाल का मतलब होता है पूरा गांव। इसमें टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक रूप से तय कर दी गई थी। अच्छा, तो पूरा गांव एक यूनिट बन गया? हाँ, और अगर एक भी किसान टैक्स नहीं दे पाता तो पूरे गांव पर दबाव आता था। इस तरह तो हर दिशा से किसान को निचोड़ा गया। इसी दौर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम भी आए थे। कालक्रम के लिए उन्हें याद रखना जरूरी है, जैसे 1876 का शाही पद अधिनियम यानी रॉयल टाइटल्स एक्ट। बिल्कुल। फिर लॉर्ड लिटन के समय 1878 का भारतीय शस्त्र अधिनियम या आर्म्स एक्ट आया, जिसने भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार ही छीन लिया। और बाद में 1927 का भारतीय जल सेना अधिनियम भी आया। हाँ, और जब समाज के हर वर्ग पर इस तरह का आर्थिक और दमनकारी दबाव पड़ता है ना, तो विस्फोट होना तो तय है। और ये असंतोष सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं था, रियासतें भी सुलग रही थीं। रियासतों की विलय की जब बात आती है तो मुझे लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद आता है। इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे डलहौजी कोई पैकमैन गेम खेल रहे थे। पैकमैन गेम? हाँ, जैसे पैकमैन बस एक एक करके डॉट्स को निगलता जाता है ना, वैसे ही वो एक एक करके भारतीय राज्यों को निगल रहे थे। तो इस गेम का असली नियम क्या था? अरे, पैकमैन की उपमा यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे पैकमैन एक फिक्स रास्ते पे डॉट्स खाता है, डलहौजी ने एक कानूनी फिक्स रास्ता बनाया, जो था जैविक उत्तराधिकारी का ना होना। मतलब अपना सगा बेटा? हाँ, अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं बना सकता और वो राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। मतलब बिना गोली चलाए सिर्फ एक कानूनी पेच से रियासतों को निगल लिया गया। बिल्कुल। और इसका क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 1848 में सतारा का विलय होता है, फिर 1849 में जैतपुर और संभल। हाँ, झांसी, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय का डटकर विरोध किया था, और 1854 में नागपुर का विलय। तो राज्यों के इस तरह हड़पे जाने और लगातार आर्थिक शोषण का ही नतीजा था कि 1857 की क्रांति से बहुत पहले ही देश में जनजातीय और किसान विद्रोह धधकने लगे थे। मतलब गुस्सा पहले से ही पनप रहा था। बिल्कुल। और इन सभी विद्रोहों में एक बात कॉमन थी, ब्रिटिश नीतियों द्वारा उनके पारंपरिक जीवन और अर्थव्यवस्था में अचानक किया गया हस्तक्षेप। अगर प्रमुख विद्रोहों की टाइमलाइन देखें तो 1763 से 1800 के बीच सन्यासी विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का सांस्कृतिक महत्व ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की पूरी कहानी इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद 1828 में असम में अहोम विद्रोह हुआ। 1831-32 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ, और फिर 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ, जिसने तो अंग्रेजों की नींव ही हिला दी थी। और अगर हम उत्तर प्रदेश पर फोकस करें तो 1921-22 का एका आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। ये हरदोई, बहराइच और सीतापुर के इलाकों में फैला था, जिसका नेतृत्व मदारी पासी कर रहे थे। बिल्कुल। और ये सभी स्थानीय गुबार अंततः 1857 की महाक्रांति के रूप में फटे। 1857 के केंद्रों और नेताओं का मिलान यानी मैचिंग परीक्षाओं का एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। हाँ, मैच द फॉलोइंग तो बहुत आता है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल कमान संभाल रही थी और इलाहाबाद में लियाकत अली। और इनके अलावा संबलपुर में सुरेंद्र साई और कश्मीर में गुलाब सिंह का नाम भी स्रोत सामग्री में प्रमुखता से दिया गया है। बिल्कुल। उनका एक और बहुत स्पेसिफिक डेटा पॉइंट है, वो है यूपी विशिष्ट पत्र पत्रिकाएं और उनके प्रकाशन स्थल। हाँ, ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे अंक दिलाते हैं। जैसे स्वदेश पत्रिका गोरखपुर से निकलती थी, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से
और शक्ति पत्रिका अल्मोड़ा से प्रकाशित होती थी। अच्छा, अब इन विद्रोहों के मैदान से निकलकर जरा भारतीय मस्तिष्क को अपने सांचे में ढालने के लिए शिक्षा आयोग भी बनाए थे। अच्छा, और इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1882 का हंटर आयोग आता है, उसके बहुत बाद 1917 का सैडलर आयोग और फिर 1944 में सार्जेंट योजना। मतलब 1882, 1917, 1944 ये एक सीधा पैटर्न है। एकदम सीधा पैटर्न। इन संस्थागत बातों के बीच कुछ महान व्यक्तित्वों का जिक्र भी स्रोत सामग्री में है, जैसे डीके कर्वे का नाम आता है। हाँ, उनका योगदान तो अभूतपूर्व था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया, पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और उनके इसी काम के लिए उन्हें 1958 में भारत रत्न भी दिया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है C.F. एंड्रूज। स्वतंत्रता संग्राम में उनके लगाव को देखते हुए ही गांधी जी ने उन्हें दीन बंधु की उपाधि दी थी। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैक्स मूलर का एक बहुत ही रोचक कथन है। मैक्स मूलर ने कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये तो सीधे पूछा जाता है कि किसने किसके लिए कहा। बिल्कुल। अब तक जितनी भी तथ्य, संधियां या क्रांतियां हमने डिस्कस की है ना, उन्हें दिमाग में हमेशा के लिए पक्का करने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक रैपिड रिवीजन। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री में एक मास्टर क्रोनोलॉजी चार्ट है जो आधुनिक इतिहास की, समझ लीजिए, रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए बिला देर के उस मास्टर क्रोनोलॉजी का एक तेज रिकैप करते हैं। शुरुआत होती है फरवरी 1919 के रॉलेट एक्ट से। और इस काले कानून के विरोध का ही परिणाम था 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर उसी साल के अंत में नवंबर 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। फिर आती है एक बेहद ऐतिहासिक तारीख, 1 अगस्त 1920। ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु का दिन था और ठीक इसी दिन से असहयोग आंदोलन का आरंभ भी हुआ। असहयोग आंदोलन के रुकने के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। फिर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, जो 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। और उस कमीशन के जवाब में 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर जन आंदोलन का अगला चरण शुरू होता है 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च। दांडी मार्च के दबाव में ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। बिल्कुल। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। और इन सब के अंत में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकृति दे दी जाती है और भारत आजाद होता है।